मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को सब लोग देख करके बहुत पसंद कर रहे हैं और आपके द्वारा कमेंट्स करके जिस तरह से मेरा इसको प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उससे मेरा निश्चित रूप से बहुत ही मुझको प्रोत्साहन मिल रहा है। और इस प्रोत्साहन के आधार पर मैं ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने लेके आ रहा हूं जिनको कि आप कल्पना नहीं कर सकते। महसूस तो रोज करते हैं लेकिन उसका निदान नहीं समझ पाते, और कहें तो कहें करें किससे और करें तो करें क्या। ऐसी एक समस्या जो है वो बड़ी आज मैं इस पर विचार करूंगा। वो है क्या? पुरानी बीमारी के आधार पर खारिज नहीं कर सकते बीमा क्लेम। अब मित्रों क्या है कि जिसको देखिए आजकल आप हर एक आदमी से पूछिए कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। हाँ जी ले रखी है। नहीं ले रखी है तो साहब एक इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। अच्छा इंश्योरेंस ले लेंगे साहब। तो इंश्योरेंस के बारे में मैं इसको समझूं इससे पहले मैं जरा से ये बता दूं कि दो मतलब हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। एक तो वो वाली जो कि जिसने पॉलिसी ले रखी है उसको ख़त्म होने के बाद उसके नॉमिनी उसके उत्तराधिकारी को उसका पैसा मिलेगा, और दूसरी ये मेडिक्लेम जिसको कि अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए जो पैसा खर्च आएगा वो कंपनी उसको देगी। तो ये दो तरह की पॉलिसियाँ को कहते हैं कि साहब आप मेडिक्लेम भी ले लीजिए, आप इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस भी ले लीजिए, और लोग लेते भी हैं। और मोस्टली लोग जो हैं इसको पॉलिसी होल्डर हैं आज की तारीख में, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों। लेकिन मित्रों तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ तब होती है कि जब जिस पर विश्वास करो, जिस पर ये हम सोचे बैठे हों कि साहब हम तो निडर हैं, हमें वक्त पे वो काम आएगा, और वो ही धोखा दे दे, तो सबसे ज़्यादा उसकी जो मूल तकलीफ है उसकी बीमारी से उससे भी बड़ी तकलीफ उसके सामने ये आ जाती है कि अब वो करे तो करे क्या, जिस पर विश्वास किया था उसी ने धोखा दे दिया। और ये एक कॉमन समस्या है आजकल। ये देखा जा रहा है कि मेडिक्लेम पॉलिसी में जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो क्लेम डालते हैं तो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट निकाल करके और उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं साहब इसमें तो क्लेम नहीं मिलेगा। तब सोचिए उसकी स्थिति कैसी होती है। तो यही एक समस्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जिस जो ऑर्डर है और जिसमें उन्होंने क्या कहा है इस पर मैं डिटेल से अभी इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसको मैं सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहली बात, तो जब एक एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई से उसका प्रीमियम देकर एक इंश्योरेंस करा लेता है और ये सोचता है कि अगर एटेंडम कभी कोई ऐसी मिसहैपनिंग उसके साथ में हो गई तो उसके नीचे के जो लोग हैं, उसके बच्चे हैं, उसके परिवारजन हैं, उनके ऊपर कोई आफत ना आ जाए, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए वो एक इंश्योरेंस करवा लेता है। और दूसरा मेडिक्लेम कर। अब आजकल जो चिकित्सा है, जो इसकी बीमारियों का इलाज है, ये तो बहुत ही महंगा हो गया है। और इस महंगाई के दौर में वो अपनी इतनी मेहनत की जो उसकी कमाई है उसमें से वो उसको मेडिक्लेम को हर साल उसको प्रीमियम के रूप में देता है, और ये सोच के देता है कि जब भी बीमारी आएगी और उसका इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका इलाज सर्वोत्तम इलाज उसको मिल जाएगा और जो पैसा होगा उसका वो क्लेम भी मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया धोखा हो जाता है, और ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये लास्ट में जब क्लेम देने की बारी आती है तो कोई ना कोई उसमें क्लू ढूंढ लेती हैं और उस क्लू के आधार पर रिजेक्ट कर देती हैं, जिससे उसको बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह के मामले में सबसे पहले एक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और ये जजमेंट आया कब है? ये आया है अभी 6 दिसंबर 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और ये मैटर कौन सा था? मनमोहन नंदा वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिविल अपील नंबर 8386 ऑफ 2015। ये मैटर था जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया। अब इसको हम इस पे जाते हैं। इसको समझने से पहले इसके थोड़े से फैक्ट समझने की इसकी कहानी क्या थी। इसकी कहानी मित्रों ये थी कि मिस्टर मनमोहन नंदा ने यूएसए में जाने के लिए ओवरसीज़ मेडिक्लेम पॉलिसी ली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से। और ये पॉलिसी उन्होंने इसलिए ली कि वो एक विज़िट कर रहे थे, पर्सनल फैमिली विज़िट यूएस के लिए। तो उसके तहत पॉलिसी लेने से पहले उन्होंने ये इंश्योरेंस इसकी पॉलिसी अपने सारी जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके ले ली, और 19 मई 2009 को उन्होंने ये पॉलिसी ली, और जो कि वैलिड थी 1 जून
2019 तक के लिए। तो क्या हुआ साहब, 19 मई को उन्होंने दिल्ली से फ्लाइट ली सैन फ्रांसिस्को के लिए, और सैन फ्रांसिस्को में जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको हार्ट ट्रबल हो गई। तो उसकी उन्होंने तुरंत वहाँ पर उनको मेडिकल एड ली, और उसमें मेडिकल एड में मेडिकल सेंटर में उनको एडमिट कराया गया और उनको चेकअप किया गया, और उसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई उनकी, और उसमें 3 स्टेंट जो हैं उसमें डाले गए। तो इस तरह से उनको 3-4 दिन वहाँ पर मेडिकल एड में रहना पड़ा, और मेडिकल सेंटर पे एडमिट रह करके उन्होंने जो अपना ट्रीटमेंट करवाया उसका बिल आया $2,29,719। मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से ये आया 1,03,37,355, ये बिल आ गया। अब तो साहब उन्होंने अपना इलाज तो करा लिया, इंडिया भी आ गए, लेकिन अब ये जो बिल आया तो ये एक नई समस्या उनके सामने आई। खैर इस पर उन्होंने अपनी कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाला। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो सारी बातें होती हैं, लेकिन जब क्लेम का नंबर आए तब वो उसमें कमियां ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और क्लेम रिजेक्ट किस बात हुआ, क्या लिख करके किया, ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ हाइपरलेपिडीमिया एंड डायबिटीज and the policy did not cover pre-existing conditions and complications arising therefrom। मतलब ये जो डायबिटीज़ और हाइपरलेपिडीमिया जो बताया, इसकी हिस्ट्री ये तो पहले से है, पॉलिसी लेने से पहले से है, और इसकी हिस्ट्री और इसकी वजह से जो समस्याएं हुई ये जो है पॉलिसी के अंदर नहीं आती हैं। ये तो भाई तो कॉमन सी बात है, कोई भी पॉलिसी ली। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए, अब इसका प्रैक्टिकल में क्या है कि आपने जब पॉलिसी के लिए प्रपोजल फॉर्म भरा तो अप्लाई किया, मैं कह रहा हूं, तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, एक मेडिकल जांच करी, मेडिकल एग्जाम उसका जो है वो करवाया, और वो उनके पैनल डॉक्टर ने करा। तो उसमें उन्होंने जो भी जांचें करी, और अगर जांच से वो संतुष्ट नहीं है तो नेचुरल है कि वो जांच करते क्यों है, वो जांच इसीलिए करते हैं कि पता चल जाए कि ये पहले से बीमार तो नहीं है। तो उन्होंने अगर पहले से बीमारी है तो वो मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने उसको पास कर दिया और अपनी पॉलिसी इशू कर दी, प्रीमियम ले लिया। तो अब फिर बचा क्या, तो जब ये फिर जब क्लेम की ज़रूरत पड़ी तो आपने कह दिया कि साहब वो तो हिस्ट्री है उनकी इसकी, और हिस्ट्री की वजह से जो है वो हम क्लेम नहीं देंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये समस्या है, और अधिकांश लोग हैं, पब्लिक करती क्या है, आम जनता जिस समय वो पॉलिसी देने आते हैं तो उस समय क्या करते हैं, अरे साहब कुछ नहीं, ये सब कुछ है, ये आपको कुछ नहीं, आप बस यहाँ साइन करिए। और दुनिया भर के उसमें जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं उसमें कुछ नहीं, हम सब भर देंगे, आप साइन करिए, और फ़ोटो खींच लिया और डॉक्यूमेंट्स ले लिए और पॉलिसी ग्रांट कर दी, पॉलिसी हो गई। अब बाद में तरह तरह की बातें, भाई ये तो जांच अब आपने कर ली तो फिर बचा गया, आप खुद संतुष्ट हो गए तभी तो आपने पॉलिसी दी हमको, तभी तो आपने उसका प्रीमियम लिया, और जब पॉलिसी इशू कर दी तो और क्लेम के समय में ये वाली बातें करने लगे। तो एक इस ग्राउंड पे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये मैटर आया, जब रिजेक्शन हो गया तो इसको डाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 21 के तहत, इसको नेशनल कमीशन में सीधे चैलेंज किया गया इनके रिजेक्शन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि सीधे नेशनल कमीशन में कैसे पहुँचा, ये इसलिए पहुँचा कि सेक्शन 1986 के सेक्शन 21 में ये कहा गया है कि अगर वो जो डिस्प्यूट है, वो क्लेम जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो उसको सीधे नेशनल कमीशन में ही चैलेंज किया जाएगा। तो इसलिए ये मैटर सीधे नेशनल कमीशन में पहुंच गया। अब नेशनल कमीशन ने भी वही वाली बात कही, उन्होंने भी इसको डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करके क्या कहा, क्या ग्राउंड ना, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, आपने डिस्क्लोज नहीं किया था ये सारी जो फैक्ट्स हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो मजबूरन जो है ये मैटर फिर आ गया अब सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया तो ये 2 वाली बातें आई सबसे अहमियत। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो क्या कहा वो मैं इसको कोट कर रहा हूँ, और उसको मैं बताता हूँ क्या है। पहला तो ये कि साहब वो एक कॉलम जो है ब्लैंक था, वो कॉलम आपने लिखा ही नहीं था।
कि आपका हिस्ट्री क्या थी। तो इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, वो कहा कि इफ़ एनी क्वारी और कॉलम इन ए प्रपोजल फॉर्म इज लेफ्ट ब्लैंक then the insurance company must ask the insured to fill it up. If in spite of any column being left blank, the insurance company accepts the premium and issues a policy, it cannot at a later stage when a claim is made under the policy say that there was a separation or non-disclosure of a material fact and seek to repudiate the claim. तो इसका मतलब साफ कि साफ कॉलम खाली रह गया। तो भाई कॉलम आप ये कह देते कि आप कॉलम जब तक नहीं भरेंगे, जैसे कि कंप्यूटर में होता है कि जब आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आपने तो सीधे साइन करवाया और साइन करवा के प्रीमियम लेकर के पॉलिसी इशू कर दी और बाद में आपने कह दिया। तो अगर कॉलम खाली रह जाता है और वो कहते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो कॉलम भरवाए। और अगर खाली भी रह जाता है तो उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि उसका एडवर्स नहीं निकाल सकते कि साहब ये तो खाली रह गया, आपने इसको छिपाया, अपनी बीमारी को आपने नहीं बताया, तो इसके आधार पर उसको क्लेम देने से कंपनी मना नहीं कर सकती। आगे ऑनरेबल कोर्ट ने इसी जजमेंट में क्या कहा है, देखिए दूसरा इशू आता है, द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द राइट टू सीक डिटेल्स रिगार्डिंग medical conditions if any of the proposer by getting the proposer examined by one of its impaneled doctors, if on the consideration of the medical report the insurance company is satisfied about the medical condition of the proposer and that there is no risk of pre-existing illness, and on such satisfaction it has issued the policy, it cannot thereafter contained that there was a possible pre-existing illness or sickness which has led to the claim being made by the insured and for that reason repudiate the claim. इसका अगर पैनल ने जांच कर पॉलिसी इशू कर दी, और जांच कैसे करी साहब, उनकी मेडिकल टीम होती है और मेडिकल टीम ने जांच करने के बाद अपने को इस बात से सेटिस्फाई कर लिया कि भाई उनको इस तरह की कोई वो नहीं है, बीमारी नहीं है, तो फिर उसके बाद ये कह देना कि साहब ये डायबिटीज़ थी तो इसकी वजह से उनकी हिस्ट्री है डायबिटीज़, तो और कोई प्रिस्क्रिप्शन ले आए, कहीं इवन यहाँ तक ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो डॉक्टर से उनका पर्चा ढूंढ लाते हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर फिर वो यही वाली बातें कहने लगते हैं कि साहब इनको तो पहले से था तो इसलिए हम नहीं देंगे, इन्होंने तो छिपाया, कॉलम ब्लैक रखा आपने और छिपा लिया उसने पेशेंट ने। तो इस आधार ये एक्चुअल में क्या है, ये असली आधार नहीं है, ये क्लेम ना देने के आधार बनाए जाते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि इस आधार पर भी कि साहब अगर उन्होंने मेडिकल वो पॉलिसी इशू करने से पहले अपनी मेडिकल जांच करवा ली है और जांच करवा कर उसमें आ गया है कि साहब ये बिल्कुल साफ इनको दी जा सकती है पॉलिसी और उन्होंने प्रीमियम ले करके पॉलिसी इशू कर दी है, तो फिर इस ग्राउंड पे क्लेम देने से मना नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने एक अपने इसी ऑर्डर में ये भी क्लियर किया कि केवल डायबिटीज़ ही एक कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हार्ट ट्रबल हो सकती है। तो इस वाले केस में जिसमें ये सैन फ्रांसिस्को में ये प्रॉब्लम आ गई थी हार्ट में, तो उसको उन्होंने पर्टिकुलरली लिखा कि ये नहीं कह सकते कि केवल डायबिटीज़ थी इस वजह से इनको ये वाली बात हुई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसको कोई डायबिटीज़ नहीं होती उनको भी हार्ट ट्रबल हो जाती है, तो केवल ये ही एक आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा अगर उन्होंने लिखा कुल मिलाकर के फाइनल ये कर दिया कि अगर पॉलिसी इशू कर दी है और जांच करके की गई है तो फिर उस पे आधार पर क्लेम देने से मना नहीं किया जा सकता। तो मित्रों ये बहुत कॉमन बात है और ये इस बात के लिए आज का ये मेरा वीडियो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये समस्या लोगों के सामने आ जा रही है। और इसमें एक समस्या और है कि जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उसको क्लेम की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है, तो उसका क्लेम की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो नहीं रहता है। तो जो नॉमिनी है, जो थर्ड पर्सन है जिसको क्लेम मिलना है, उसको ये लोग खूब आगे बढ़ाते हैं कि साहब ये नहीं है वो नहीं है ये, क्योंकि वो तो है ही नहीं बताने वाला।
तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा, साफ कर दिया है कि अगर आपने पॉलिसी दी है तो क्लेम देना होगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो मेरा वीडियो है, इससे जो भी संबंधित लोग हैं, जिनको भी इस तरह की आवश्यकता है, उनको अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।